हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो इसके पहले हमने देखा था मराठों का उत्कर्ष और उसके बाद शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के विषय में। फिर हमने पेशवाओं के विषय में भी, बालाजी विश्वनाथ और उनके उत्तराधिकारियों का शासनकाल, यह सब 2-3 वीडियो में हमने देख लिया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी से। तो यह शिवाजी का राजनीतिक जीवन और उनकी उपलब्धियों के विषय में होगा, खास करके उनका विजय अभियान और उनका पूरे जीवन का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसके विषय में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की हम बात करेंगे। तो शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में। 1627 में शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म हुआ और 1680 में उनकी मृत्यु हुई। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, पर उसको हम उनके राजनीतिक जीवन का जो घटनाक्रम है उसी में देखेंगे। तो उनका जन्म हुआ 1627 में और उनकी मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था और इनके पिता जहांगीर के समय में, जहांगीर के शासनकाल में मराठों को अमीर वर्ग में जगह दी गई। जहांगीर ही पहला शासक था जिन्होंने मराठों को अपने अमीर वर्ग में शामिल किया और उन्हीं में शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले भी थे। पर बाद में शाहजी भोंसले का और शाहजहाँ के समय में कुछ मतभेद हो गया। फिर एक समझौते के तहत शाहजी ने शाहजहाँ से संबंध तोड़ दिया और बीजापुर के राजदरबार में चले गए और उन्हीं के अधीन बीजापुर के शासकों ने उन्हें एक जागीर दी और तब से मुगलों से मराठों का संबंध बिगड़ने लगा। तो शाहजी के पिताजी शाहजी भोंसले थे और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो ये तो हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण है जो इसमें हमने लिख दिया है कि शिवाजी का जीवनी लेखक कोस्मे द गुआर्डा है। कोस्मे द गुआर्डा शिवाजी का जीवनी लेखक है। यह पूछा गया था अभी कुछ ही समय पहले यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में संभवतः। तो अब हम शिवाजी के उनके जीवन का जो घटनाक्रम है उसको एक क्रम से सन के माध्यम से देखेंगे, जिससे कि यह आपको याद रहे और साथ में कौन सी घटना उनके जीवन में कब घटी थी यह भी आपको पता रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1646 से। 1646 में शिवाजी का राजनीतिक उदय हुआ और 1646 ही वह वर्ष है जब शिवाजी ने तोरण का किला जीता पहली बार बीजापुर के शासकों से। तो यही शिवाजी का 1646 ही उनका उदय माना जाता है। 1646 में तोरण का किला जीता। तोरण किला जीता बीजापुर के शासकों से। बीजापुर के शासकों से 1646 में तोरण का किला जीता। यह क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि शिवाजी का राजनीतिक उदय कब माना जाता है, कब हुआ था। तो वह है 1646। और किसके खिलाफ शिवाजी ने अपना पहला अभियान किया था, तो वह है बीजापुर के शासकों के खिलाफ। तोरण का किला पहला किला है जिसे उन्होंने जीता था। तो अब आते हैं हम 1647 पे। 1647 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। सॉरी, पुरंदर नहीं, सिंहगढ़ का किला जीता। तो 1647 में सिंहगढ़ दुर्ग जीता। तो 1647 में सिंहगढ़ दुर्ग जीता। और फिर अब हम आ जाते हैं 1654 में। 1654 में उनका ये पुरंदर का किला उन्होंने 1654 में जीता। पुरंदर का किला 1654। फिर 1654 के बाद 1656 में उनकी जावली विजय है। 1656 में जावली की विजय है।
जिस हिसाब से उनके जीवन में राजनीतिक घटनाक्रम जैसे घटा था, हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। और कई बार यह दे देता है कि कौन सी उनकी विजय कब थी और कौन सी घटनाएं कैसे घटी होंगी। तो ये क्रम में जानने से अच्छा रहता है, इससे याद भी रहता है। और कभी भी जब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में, इससे आपको हमेशा आसानी हो जाएगी कि कौन सी घटना उनके जीवन काल में कब घटित हुई थी। तो 1656 में उनकी जावली विजय हो जाती है। फिर 1657 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1657 में, तो 1657 में पहली बार वह मुगलों से उनकी पहली मुठभेड़ मानी जाती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी। तो यह 1657 है और संभवतः सलेहर का वह युद्ध कहा जाता है जिसमें शिवाजी ने मुगलों को पहली बार पराजित किया था। तो यह है 1657। तो इसमें हम कह सकते हैं यह है शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़, मुगलों से प्रथम संघर्ष। अब 1657 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें दो और क्वेश्चन, एक दो चीज़ें बन सकती हैं और बनी भी हैं। दो चीज़ें जानना जरूरी है। एक तो शिवाजी का मुगलों से प्रथम मुठभेड़ है 1657, फिर वह सलेहर का युद्ध है जिसमें शिवाजी ने मुगलों को पहली बार पराजित किया था। पर इसमें 1657 के वर्ष में दो चीज़ें आपको और जाननी चाहिए। तो इसमें पहला है 1657 में मुगल शासक कौन रहा होगा, तो यह भी अनिवार्य है। तो इसमें 1657 में आप जानते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां था। शाहजहां उस समय 1657 में मुगल सम्राट था। हालांकि यह उसके शासनकाल का आखिरी वर्ष है, क्योंकि 1657 में शाहजहां बीमार था, लेकिन तब भी सुल्तान वही था, बादशाह वही था। तो और एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि 1657 में दक्कन का जो वायसराय है वह कौन रहा होगा। तो निश्चित ही औरंगजेब अपने पिता के शासनकाल के आखिरी दिनों में, शाहजहां के समय 1657 में आप जानते हैं कि जब वह बीमार हुआ और उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, तो 1657 में उस समय दक्कन का प्रमुख सेनापति औरंगजेब ही था। तो औरंगजेब के सेनापतित्व काल में ही शिवाजी का मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुई। पर उस समय औरंगजेब दक्षिण में नहीं था, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था और औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए आगरा आ चुका था। और उसी समय मौका देखते हुए शिवाजी ने मुगलों से वहाँ के दक्षिण के इलाकों में पहला हमला किया और वहीं पर मुगल सेना को पराजित भी किया। तो ये सब घटनाएं घटित हुई थी 1657 में। 1657 के बाद अब हम 1659 में देखते हैं क्या हुआ। तो 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के एक सेनापति थे अफजल खान। अब 1659 में अफजल खान की शिवाजी ने हत्या कर दी। तो उसमें राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे था कि शिवाजी को अफजल खान ने एक समझौते के तहत मिलने के लिए बुलाया और उसमें अफजल खान धोखे से शिवाजी की हत्या करना चाहता था। उसकी यही योजना थी, लेकिन शिवाजी इस योजना को पहले ही भांप गए थे और इससे पहले कि अफजल खान कुछ समझ पाता, शिवाजी ने अपना छुरा निकाला और उसको गले लगते समय उसकी हत्या कर दी। तो ये घटना है 1659 में और यह बहुत पूछी जाती है। 1659 में अफजल खान की हत्या है। अफजल खान था बीजापुर का सेनापति और बीजापुर के आदिल शाही शासकों से मराठों के संबंध बनते बिगड़ते रहे। कभी अच्छे रहे, कभी मुगलों के दबाव में बीजापुर के विरुद्ध भी शिवाजी को जाना पड़ा। वो हम आगे देखेंगे कैसे हुआ। फिर 1659 के बाद हम आ जाते हैं 1663 पे। 1663 में दो घटनाएं घटी जो महत्वपूर्ण हैं शिवाजी के शासनकाल में। तो 1663 में एक तो शाइस्ता खान जो औरंगजेब का मामा था, शिवाजी ने उसका अंगूठा काटा। तो ये हुआ 1663 में शाइस्ता खान
का अंगूठा काटा। 1663 में शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का अंगूठा काटा, और शाइस्ता खान का जब 1663 में अंगूठा कट गया तो उसे बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसे यह बहुत बेइज्जती महसूस हुई। और औरंगजेब ने भी फिर शाइस्ता खान को दक्कन से उठा करके डच अपने पूर्वी अभियान में लगाया, खास करके असम और माग के शासकों के विरुद्ध, क्योंकि असम और पूर्वोत्तर में आप जानते हैं कि मीर जुमला जो था उसकी 1663 में ही मृत्यु हो चुकी थी। तब फिर शाइस्ता खान को दक्षिण से बुला करके पूर्वोत्तर में औरंगजेब ने नियुक्त किया। तो 1663 की ये पहली घटना है जो मानी जाती है। 1663 में एक घटना और घटी। तो 1663 में शिवाजी ने मुगल एक ठिकाना सूरत में पहली लूट सूरत की। तो ये है सूरत की पहली लूट 1663। पहली लूट इसलिए क्योंकि सूरत को लूटने के लिए, अपने राजकोष को समृद्ध करने के लिए शिवाजी ने सूरत में 3 सैनिक अभियान किए और तीनों बार मुगल ठिकानों को लूटा। तो ये 1663 में पहली लूट थी। और उसके बाद सूरत में 1670 में, फिर 1672 में ये दूसरी और ये तीसरी लूट। तो ये पूछा भी जाता है, ये घटनाक्रम ऐसे था, 1663 में पहली, 1670 में दूसरी और 1672 में सूरत की तीसरी लूट मानी जाती है। तो अब 1663 के बाद हम आते हैं 1665 पर। 1665 का वर्ष शिवाजी के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि 1665 में आप जानते हैं कि पुरंदर की एक ऐतिहासिक संधि हुई थी। मुगल सेनापति जय सिंह उसके नेतृत्व करता थे। उन्हीं के मीडिएटरी में, उन्हीं के मध्यस्थता में शिवाजी ने पुरंदर की संधि को स्वीकार किया था। तो ये घटना 1665 की है। तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिवाजी के शासनकाल में मराठों के विषय में पुरंदर की संधि, शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था और उनका भू राजस्व प्रशासन, ये 3 चीज़ें मराठों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और हमेशा आपको इन तीनों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। तो पुरंदर की संधि तो हुई 1665 में, पर इसमें और 2-3 चीज़ें जानने वाली हैं कि इस समय जो मुगल सेनापति थे या फिर जिनके मध्यस्थता में समझौता हुआ, वो मिर्जा राजा जय सिंह थे। जय सिंह ने इस पुरंदर की संधि को संपन्न किया, क्योंकि औरंगजेब ने कई लोगों को भेजा शिवाजी को समर्पण के लिए, लेकिन शिवाजी नहीं माने और अंततः जब जय सिंह गए, फिर शिवाजी ने उस समझौते को स्वीकार किया। तो जय सिंह की मध्यस्थता में यह संधि संपन्न हुई। और एक बात और इसमें पुरंदर की संधि में जानने लायक है कि पुरंदर की संधि के समय एक विदेशी यात्री यहाँ उपस्थित था। तो वो था मनुची, जो एक इटली का यात्री था। मनुची, इटली। इस समय पुरंदर की संधि के समय मनुची यहाँ उपस्थित था, एक विदेशी यात्री, और जय सिंह के मध्यस्थता में यह संधि संपन्न हुई। अब इसमें पुरंदर की संधि की शर्तों को 2-3 अहम शर्तें थीं जिसके विषय में आपको जानना चाहिए। तो पुरंदर की संधि की शर्तों में संधि की शर्तों की बात करें तो पहली पुरंदर की संधि में जो पहली शर्त थी कि शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। तो उनके पास किलों की संख्या काफ़ी थी, क्योंकि अपने जीवन काल में उन्होंने कई किले जीते थे। पर पुरंदर की संधि से काफ़ी उन्हें अपमान महसूस हुआ
और मुगल मराठा साम्राज्य को काफ़ी इससे नुकसान भी हुआ। तो इस संधि की शर्तों में पहली शर्त जो उन पर लादी गई वह थी कि उन्हें अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। तो यह संधि की पहली शर्त थी कि 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। और इसमें फिर दूसरा था कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल राज दरबार में उपस्थित होना था। और वह उपस्थित हुए भी, क्योंकि शिवाजी और उसके बाद उनके पुत्र संभाजी दोनों को मुगल राज दरबार में ले जाया गया। और वहाँ पर आए तो संभाजी को मुगल राज दरबार में अपनी सेवा देनी थी और इसके बदले संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया। तो संभाजी को मुगल राज दरबार में 5000 का मनसब मिला। और जब औरंगजेब के समय में इस पुरंदर की संधि के समय संभाजी को जब 5000 का मनसब मिला और शिवाजी को उस मुगल राज दरबार में सबसे निचले दर्जे के अमीरों की लाइन में जब खड़ा किया गया तो शिवाजी इससे बहुत नाराज़ हुए और उन्हें बहुत ही अपना अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यह उनके आत्मसम्मान के साथ समझौता है, और जबकि उन्हें उम्मीद थी कि जय सिंह के कहने पर वह मुगल राज दरबार में आए हैं और समझौते के लिए तैयार हुए हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि औरंगजेब कम से कम उनके साथ कुछ बराबरी का सौदा करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और मात्र संभाजी को जब 5000 का मनसब दिया गया तो शिवाजी इससे बहुत नाराज़ हुए। तो एक और इसकी शर्तें बताता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे शिवाजी जब नाराज़ हुए इस घटना से तो उन्होंने फिर क्या किया। तो एक और इसमें शर्त थी कि शिवाजी को बीजापुर के विरुद्ध मुगल सेना का साथ देना था। तो उन्होंने यह भी माना कि वह बीजापुर के विरुद्ध मुगल सेना का साथ देंगे और साथ में इसके बदले में मुगलों को मराठों को यानी शिवाजी को बीजापुर और अन्य दक्कनी राज्यों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी मिला। तो शिवाजी ने यह कहा कि वह बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सहायता देंगे, मुगल सेना को सहायता देंगे। पर उसके बदले में तो 2-3 शर्तें ये हो गई कि 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े शिवाजी को, और संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया, और साथ में शिवाजी ने यह वादा किया कि वह बीजापुर के विरुद्ध सहायता देंगे मुगल सेना को, पर उसके बदले में शिवाजी को बीजापुर, गोलकुंडा और दूसरे शायद अहमदनगर तीनों राज्यों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। तो उसके बाद एक और इसमें घटनाक्रम था कि शिवाजी ने ये 3-4 संधि की शर्तें थी जिसको शिवाजी ने माना, लेकिन जब संभाजी को 5000 का मनसब मिला तो इससे वह बहुत नाराज़ हुए और फिर वहाँ से उस कैद से वह भाग निकले। तो और एक बात इसमें जो जानने की है कि उसके बाद संधि की शर्तों में जब शिवाजी नाराज़ हुए तो उन्हें कैद करके जयपुर महल आगरा में रखा गया। तो शिवाजी को जयपुर महल राजस्थान नहीं है, जयपुर महल आगरा में जो जयपुर महल बना था, इसके बाद शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने यहाँ कैद कर लिया। फिर अंततः वह कहानी आप जानते ही हैं कि कैसे शिवाजी एक वहाँ से निकल भागते हैं उसकी कैद से, और बाद में फिर मुगलों से बराबर लोहा लेते रहे और संधि की जो शर्तें पुरंदर में तय हुई थी वह सब उलट गई। फिर इसी तरह से एक घटना सब 1665 की थी
अब हम आगे तो 1665 तक पुरंदर की संधि तक मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। अब उसके बाद 1665 के बाद बहुत जानने लायक घटनाएं नहीं हैं उनके जीवन में, जो राजनीतिक घटनाक्रम है। जैसा कि मैंने बताया कि 1663 में सूरत की जब पहली लूट थी, तो 1670 में उनकी दूसरी लूट थी, और 1672 में सूरत की तीसरी लूट थी। ये सूरत लूट है, यानी कि सूरत को जब लूटा गया। फिर 1672 के बाद 1674 का वर्ष है। 1674 का वर्ष उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उनका राजनीतिक उदय 1646 में हो गया था और उन्होंने पहला तोरड़ का किला जीता बीजापुर के शासकों से, फिर जावली और सिंहगढ़, फिर पुरंदर के किले जीते और फिर कई अहम किले जीते और एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित कर लिया था। और मुगलों से भी बहुत कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी, पर इसके बाद भी उनका राज्याभिषेक उन्होंने अपना करवाया 1674 में। तो उनका जो राज्याभिषेक है वह उनके जीवन के राजनीतिक उदय के इतनी महान उपलब्धियों के बाद भी 1674 में हुआ, और उसके कुछ ही वर्षों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो 1674 रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ में 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ, और इसमें एक दो महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जो जानने लायक, कि 1674 में उनके रायगढ़ के राज्याभिषेक में उनका राज्याभिषेक किया काशी के एक विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने। उनका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो ये काशी के विद्वान थे, काशी विद्वान पंडित गंगा भट्ट। तो ये तो हुआ 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक, और काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक करवाया। फिर 1674 के बाद आप जानते हैं कि कुछ ही सालों में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बीच एक दो किले और उन्होंने जीते। तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर 1674 तक ज़्यादा उनके जीवन काल में राजनीतिक घटनाक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और 1678 में संभवतः उनकी अंतिम विजय मानी जाती है, और फिर 1680 में उनकी मृत्यु ही हो गई। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, और 1680 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले राजा राम, अपने पुत्र राजा राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे घटा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद राजा राम उनके उत्तराधिकारी मराठा छत्रपति नहीं बन सके, जबकि उनकी एक अन्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी ने राजा राम और उनकी माता को कैद करवा लिया और खुद ही छत्रपति बन बैठे। तो ये तो हुआ उनके बाद। तो ये कुल था शिवाजी के जीवन का राजनीतिक घटनाक्रम और उनकी राजनीतिक उपलब्धियां और राजनीतिक विजय। मुझे उम्मीद है आपने ये समझा होगा। फिर अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जो महत्वपूर्ण है शिवाजी में उनका अष्टप्रधान, यानी कि उनकी 8 मंत्रियों की जो एक सभा थी, जो उनका समूह था, उनका सलाहकार परिषद था, वह कैसे काम करता था। और फिर उनका भू राजस्व प्रशासन, यानी कि चौथ और सरदेश मुखी, साथ में मिरासदारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम उसको अगली वीडियो में देखेंगे। पर आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।